तैयारियां शुरू हो चुकी है और बीएसपी की क्या तैयारी है और जो 2 क्वेश्चन है दुगना देने को तैयार हो रहा है। ये किस तरीके का मतलब एक के अंदर आता है। जब हमारी गवर्नमेंट होगी तो ये सारे काम होंगे ना। एक काम हमने मजबूत कर दिया तो ये लोग मजबूत हो जाएंगे और मजबूत हो गए तो नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हिमाचल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ पश्चिम दिल्ली के अंदर, तिलक नगर के अंदर, और हमारे साथ है रजनी मैम, बीएसपी से जुड़ी है। डेजिग्नेशन क्या है अभी इन्हीं से जानेंगे और कुछ सवाल लेके आए थे हम, जो कि लोकसभा के चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। पूरे देश भर के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी है और बीएसपी की क्या तैयारी है और जो 2 क्वेश्चन है सीए को लेकर, और जो आजकल इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ उसको भी लेकर जानकारी लेते। मैडम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट रजनी बौद्ध है और मैं बहुजन समाज पार्टी में जॉन कोऑर्डिनेटर हूँ, राजौरी गार्डन जोन से। ये मेरा परिचय है। और जैसा कि अभी आप जैसा पूछ रहे थे कि देश के अंदर जो सीए के और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जो मुद्दे बहुत गरमाए हुए हैं, बिल्कुल गरमाए हुए तो होने ही चाहिए, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है, लोग कहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर लोगों को रोजगार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जो शासन है वो बिल्कुल एकदम सख्त नहीं है, सरकारें जो बिल्कुल एकदम लचीली हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मेन जो क्या नाम है, जो शिकंजा जो कसता है उस गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपने इस पूरे भारत देश के तंत्र को अपने हाथ में लेने के लिए और सारे सिस्टम को एकदम चरमरा करके उन्होंने रख दिया है। किस प्रकार से उन्होंने पूंजीपतियों को डरा धमका करके उनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि वो लोग उनको चंदा दे करके, और वो हर कोई इंसान जानता है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक क्षेत्र में चुनावों के टाइम पर किस प्रकार से जो पैसा है पानी हाई बहाती है, ये पैसा कहाँ से आता है? अब लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से। अब जो पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे करोड़ों 150 करोड़ 300 करोड़ है, 1000 करोड़ तक के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पार्टियों को दिए गए हैं। तो ये पैसा उन लोगों से एक तरह से उन पर प्रेशर बना करके, जबकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस पैसे का सही से यूज कर सकती थी, लेकिन उसका यूज नहीं किया, उसको डराने धमकाने। अरविंद केजरीवाल का कहना ये है, उन्होंने जो पीसी किया था, उनके ये कहा था कि जो सीए लागू होने के बाद, एनआरसी लागू होने के बाद, जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और जो नेपाल से, जो एनसीआर से जो लोग आएंगे, वो जो वोट बैंक बनेगा बीजेपी का, पक्का वोट बैंक बन जाएगा। तो उनको रोजगार कहाँ से देंगे, जगह कहाँ से देंगे? उनका आरोप सीए को लेकर था। आप उसको कैसे देखते हो? देखिए, जिस प्रकार से जो वर्तमान सरकार है, जो प्रपंच जो चला रही है, सीए का जो सिस्टम जो चलाने की कोशिश कर रही है कि बाहर से लोगों को लेकर के आएंगे, जो उनको लग रहा है कि वो लोग जो जिनको ये लोग हिंदू मानते हैं कि ये हिंदू होने के नाते यहाँ पे आएंगे तो वो हमारा वोट बैंक एक तैयार होगा। यहाँ के लोगों की तो व्यवस्था इन लोगों से की नहीं जा रही है, और वहाँ से लोगों को लेकर के आकर के पता नहीं ये और जन क्या साबित करना चाहते हैं। इस चीज़ से तो मेरे को तो साफ नज़र आता है कि शायद इन लोगों को पता चल गया कि यहाँ की जनता ने इन लोगों की नीतियों को समझ गई है। इनकी जो कुटिल चाल जो ये लोग चलते हैं, जो प्रपंच ये गढ़ते हैं, जनता को जो धोखा देने का ये लोग काम करते हैं, इस चीज़ से ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से पता इनको चल चुका है। क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले वक्त में ये जनता शायद हमारा सपोर्ट ना करे, शायद अपना वोट बैंक बनाने के बहाने वहाँ के लोगों को यहाँ की जो नागरिकता देने का ये लोग प्रपंच कर रहे हैं। जो इंडिया के जो ऑलरेडी हिंदू लोग हैं, वे बीजेपी से नाराज है, इसलिए नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। देखो, ये चाहे हिंदू के नाम पे ले लो, चाहे ये किसी भी और धर्म के नाम पे ले लो वोट, लेकिन गवर्नमेंट का काम है जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। वहाँ से लोगों को ले आओगे, सवाल तो परेशानियां तो उनकी भी वही जनमन वही होंगी। जो आज यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो समस्या है, रोजगार जो समस्या है, यहाँ के लोगों के जो लंबे समय से रह रहे हैं उनके रोजगारों की समस्याओं को तो आप लोगों ने दूर किया नहीं, और समस्याओं को बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होटल इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक मुद्दा गरमाया हुआ, और क्योंकि एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट को डाटा दिया था, उसमें निकल के ये आ रहा है कि जिसको सिर्फ 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, वो 500 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है। ये तो देखो बहुत
बहुत गहराई वाला सवाल है कि मतलब जो इंसान इतना कमा नहीं रहा लेकिन वो देने को उससे दुगना देने को तैयार हो रहा है, ये किस तरीके का मतलब एक षड्यंत्र चल रहा है इन लोगों के बीच में। किस मतलब ये कहो कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है ना, इन लोगों की वजह से सारी चरमराई हो। लोग ये बीजेपी शुरू में बोलती थी ना कि काला धन लाएंगे, एक्चुअल में ये काला धन यही था। इसी बहाने से इन्होंने काले धन को अपने कब्जे में जो करने का काम किया ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अंदर करने का काम किया है। काला धन बाहर नहीं था, काला धन हमारे देश में ही था, और उस काले धन का नाम ही एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो बनाया है, ये काले धन का ही रूप है जिन्होंने अपने काम के लिए मिसयूज किया। जनता का पैसा इन्होंने जनता के परवरिश के लिए लगाना चाहिए था, जनता के भले के लिए लगाना चाहिए था, उसका मिसयूज इन लोगों ने किया है। तो ये बताइए बीएसपी की तैयारी कैसे लोकसभा के लिए? देखो, बीएसपी की तैयारी शुरू से ही हमारी चल रही है पूरे देश के अंदर, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के हर जगह पर कार्यालय हैं, वहाँ के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव वाकई में बहुत ही एक चैलेंजिंग चुनाव है हम लोगों के लिए। लोगों को माना कि आखिरी चुनाव है, क्या तो रहे हैं? देखो, आखिरी चुनाव तो नहीं हम कहेंगे इसको, क्यों आखिरी, को देश के अंदर संविधान है, और जब तक देश के अंदर संविधान है, जो लोकतंत्र है, जब तक जिंदा है तब तक ये चुनाव हमारे होते रहेंगे। लोकतंत्र तो कमजोर खत्म नहीं होने वाला। कमजोर तो हो गया नहीं, लोकतंत्र देखो कमजोर, अब जब सरकार जब की नीयत खराब होगी तो कितना भी मजबूत लोकतंत्र हो, वो कमजोरी फील होगा। लेकिन लोकतंत्र के हाथ में ताकत है ना, वोट की ताकत। लोकतंत्र अपने आप इस चीज़ के लिए सचेत होगा। कोई भी व्यक्ति हो, परेशानी कब तक सहेगा? साल सहेगा, 2 साल सहेगा, 3 साल सहेगा, एक ना एक दिन तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो वो दवाई की तरफ भागता है कि मेरे को इसकी दवाई मिल जाए। तो हर साल हमारे पास दवाई का मौका आता है, और उस दवाई का हम इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारी वोट। तो इस सरकार ने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी है, लोकतंत्र वाकई में चरमरा गया है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रखी हैं, प्रशासन व्यवस्थाएं पूरी ध्वस्त हो रखी हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के व्यवस्था सारी ध्वस्त हो रखी है, रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर रोजगार हो गया। आज मतलब लोग MA BEd करके और PhD करके आज रोडों पर डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको मतलब वैसा काम भी नहीं मिल रहा कि रोजमर्रा की जिंदगी वो चला सके, इस तरीके का भी काम उनको नहीं मिल रहा। मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद भी ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर हो गई है। वो सिर्फ इसलिए कि हमारी जो सरकार है उनकी नीयत खराब है, वो नहीं चाहती हमारे देश की सिस्टम सही हो, हमारे बच्चों को भविष्य बने, हमारी महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे सुनिश्चित हो, वो नहीं चाहते। क्योंकि जब तक ये तकलीफें नहीं होंगी तो उन लोगों को मुद्दे भी नहीं मिलते, उनको मुद्दे वो जानबूझ के क्रिएट करते हैं। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पे अभी तक आप लोगों को कोई भी प्रत्याशी निकल के आए नहीं, कब तक आएंगे? और पश्चिम दिल्ली से टक्कर देने वाला तो प्रत्याशी है, क्योंकि एक तो महाबली मिश्रा जो पूर्वांचल की वोट बैंक उसके पास काफ़ी है, और दूसरा कमलजीत सहरा होता है जो जाट वोट बैंक को लेके बैठी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की 7 लोकसभाओं पर 7 प्रत्याशी उतरेंगे, और इसकी बहुत जल्दी ही हमारे जो दिल्ली प्रदेश में बैठे हैं, हमारे जितने शीर्ष प्रभारी बैठे हुए हैं, वो बहुत जल्दी ही इस चीज़ को लेकर के घोषणा करेंगे। और मंथन चल रहा है कि कौन हमारा किस क्षेत्र से कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो जो प्रभावी व्यक्ति होगा, और समीकरणों को देखते हुए उन लोगों को वहाँ पर उतारने का काम करेंगे, उनके नाम को घोषणा करने का काम करेंगे, और पूरे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे तन मन धन से उस क्षेत्र में उस प्रत्याशी के साथ काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुद्दा क्या होगा आप लोगों को? देखो, मुद्दा एजुकेशन होगा या बेरोजगारी? सर, बहुजन समाज पार्टी का तो एक ही मुद्दा है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और लागू तो है। तो वो संविधान को मतलब संविधान के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी, उसमें शिक्षा भी आती है, उसमें हमारा रोजगार भी आता है, उसमें हमारी महिलाओं की सुरक्षा भी आती है, छोटे छोटे लघु उद्योग भी आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित करने का काम भी उसके अंदर आता है। जब हमारी गवर्नमेंट होगी तो ये सारे काम होंगे ना। एक काम को गिनाएं क्या हम? लोग आते चंद कामों को गिना करके चले जाते, क्या हमारी ज़िंदगी उससे पार पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन मीडिया तो साथ नहीं है। लेकिन मीडिया साथ हो ना हो, मीडिया देखो आजकल मीडिया का तो आप बात ही मत करो। मीडिया तो आजकल चंद पैसों की रखेल टाइप जैसी बन गई, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, बट लेकिन इसी टाइप की हो गई है। आज कोई भी टीवी देखना पसंद नहीं करता। पहले लोग विश्वास करते थे कि आज चैनल पे ये बात हो रही है तो ऐसा हुआ है और होगा, लेकिन आज चैनल पे अगर कोई बात चल रही है तो अरे साल बकवास कर रहे हैं, ये तो सब इनका षड्यंत्र है। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत कर दी है इस वर्तमान सरकार ने मीडिया का, जो जिस पे लोग विश्वास करते थे, किसी पे विश्वास करे ना करे, अखबारों पे लोग ऐसे आंखें गड़ा के बैठे होते थे, आज वो खबर छपी है। मतलब इतना विश्वास था, अखबार की लिखी हुई चीज़ पे विश्वास था, लेकिन आज
बिल्कुल उल्टा हो गया है। बीएसपी को वोट क्यों दें? बीएसपी को वोट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की सुरक्षाओं की बात करती है और रोजगार, लोगों को रोजगार देने की बात करती है, गरीबों को, कमज़ोरों को मजबूत करने का काम करती है, उनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दिलाने का काम करती है, बच्चों को वजीफे दिलाने का काम करती है और वो तमाम काम करती है जो हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए होती है। जैसे कि मतलब जब माननीय बहन जी की जो 2007 से लेकर के 12 की जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही और उससे पहले भी हमारी 3 जो सरकार रही 95 में, 1997 में और 2002 में, जो उन सारी सरकारों में मिला कर के माननीय बहन जी ने इतने काम किए हैं कि जो देश के अंदर 60 से 65 साल हमारे देश को के अंदर मतलब ये वर्तमान सरकारें बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो लोग नहीं कर पाए हमारे लोगों के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वो सब काम करके दिखाया। माननीय बहन जी ने 6 विश्वविद्यालय खोले, नए विश्वविद्यालय, ये नहीं कि कोई और पहले से इस विश्वविद्यालय खुले हुए उनको रिपेयर करके केजरीवाल की तरह तैयार कर दिया, नहीं। माननीय बहन जी ने नए विश्वविद्यालय 6, बहुत बड़ी बात होती है एक सरकार के अंदर, कोई एक स्कूल खोलने को तैयार नहीं होता। जितनी वर्तमान सरकार है ना, वर्तमान सरकारें कभी भी शिक्षा पे कभी ध्यान नहीं देती क्योंकि इन्हें पता है कि अगर शिक्षा का अगर हमने प्लेटफॉर्म मजबूत कर दिया है, सवाल पूछेगा शिक्षा ग्रहण करेगा तो, हाँ, क्योंकि शिक्षा का अगर प्लेटफॉर्म हमने मजबूत कर दिया तो ये लोग मजबूत हो जाएंगे और मजबूत हो गए तो ये हमसे सवाल करेंगे, तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म को कमज़ोर करके रखें। तो ये वर्तमान सरकार ऐसे काम नहीं करती जिसमें जनता मजबूत हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दबे कुचलों की आवाज़ है, वो उस समाज से निकली है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मतलब ये नहीं कि हमें एमपी एमएलए बनना है, सरकार बनानी है, नहीं। हमारा मतलब है कि हमारे जिस समाज में हम रहते हैं हमें, हमारी कम से कम हमें समान तो माना जाए, हमारी बातों को सुना तो जाए, बस उसकी आवाज़ बन करके बहुजन समाज पार्टी देश की संसद में आवाज़ बन के बैठना चाहती है और देश की विधानसभा में आवाज़ बन के बैठना चाहती है। यही काम करने के लिए जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी सबकी ज़िंदगी एकदम सुरक्षित है, वो अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो हम बिल्कुल एकदम सब सुरक्षित है, निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया मैम। ये थी एडवोकेट रजनी मैडम जिन्होंने बताया कि बीएसपी पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए। अगर आपको संविधान बचाना है, अपना हक बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना और अपना भी भविष्य अगर बचाना है तो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नाम ही बाबा साहब अम्बेडकर है और जो उन्होंने संविधान रचा था और देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया था जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलते, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिलती, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है, यहाँ तक कि महिलाओं को सबसे पहले मिलता। तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख कीजिए, भले ही वोट ना दे लेकिन उसके बारे में जाने, बीएसपी के बारे में जाने कि बीएसपी की विचारधारा क्या है, बीएसपी क्या चाहती है, उसके बाद ही आप वोट दें। और वो तो आप तब कर पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित होने के लिए बीएसपी का आना जरूरी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।